बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने क्या बोला है? क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। बुक में इसके अंदर 4 यूनिट है, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर 4 यूनिट है। धीरे धीरे करके हम आज पहली क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्लास 12th की नेशनल इनकम वाले चैप्टर की। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर लेक्चर 1 लिखा हुआ है नेशनल इनकम। बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी क्लासेस को। आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये तकरीबन 12 मार्क्स का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर तकरीबन 12 मार्क्स का चैप्टर है। आप इस बात को ध्यान से रखेंगे, ठीक है सर? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 12 मार्क्स का चैप्टर है तो ये बहुत ही लेंथी चैप्टर होगा। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, नो डाउट। कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम जैसे आज लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है, कम से कम इसके 15 लेक्चर्स होंगे, 30 मिनट के, 35 मिनट के, कम से कम 15 प्लस ही होंगे, ठीक है? देन उसके बाद आपको 12 मार्क्स मिल जाते हैं फाइनल में। लेकिन लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, मतलब चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको कंसंट्रेशन से स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप्स में इसको समझना है। अब एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा यार एक महीने से ये चैप्टर चल रहा है तो मेरे भाई 12 मार्क्स भी तो है, 40 नंबर की बुक में तो 12 नंबर का चैप्टर है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, क्लास 12th के लिए, ठीक है? इसके अंदर 2 चीजें आती है मेरे भाई। सबसे पहले एक चीज लिखनी है आपको यहां पर, समझना है। एक होती है बेटा डोमेस्टिक इनकम। सर आपने तो चैप्टर का नाम नेशनल इनकम लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अभी हम सीख रहे हैं यहां पर डोमेस्टिक इनकम को क्या होती है। सबसे पहले जो बुक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो ओवरऑल के साथ डील करती है, उसको समझते हैं। देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? हर कंट्री का, ये एक सर्कल बनाया हुआ है, सिंपल भाषा में समझना। हर कंट्री का अपना एक बॉर्डर होता है, हर कंट्री का अपना एक क्या होता है? बॉर्डर होता है, ठीक है? टेरिटरी, इन शॉर्ट टेरिटरी, बॉर्डर, जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं। आप और हम जो लेक्चर देख भी रहे हैं और जो मैं बना भी रहा हूं, आप और हम इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। तो बेटा देखो हमारे बॉर्डर के अंदर इंडियन भी रह रहे हैं, जैसे आप और मैं। सर मैंने तो ये भी देखा है कि हमारी टेरिटरी के अंदर चाइनीज भी देखे हमने। सर हम जामा मस्जिद जाते हैं, सीपी जाते हैं, हम गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं, हम ताजमहल जाते हैं, तो वहां पे हमें कई प्रकार के अंग्रेज दिखते हैं। कोई कोरिया का दिखता है, कोई जापान का दिखता है, अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं, नो डाउट दिखते हैं, ठीक है? तो हमारी टेरिटरी में हमें कई बार चाइनीज भी दिखता है, हमें जापानीज भी दिखता है, हमें अदर सो ऑन और भी कैटेगरी के लोग दिखाई देते हैं। पॉइंट ये है कि वो सारे लोग किसकी टेरिटरी में वर्क करते हैं? इंडिया। किसकी टेरिटरी में वर्क करते हैं? इंडिया। जो पैसा जनरेट होता है, जो काम कर रहे हैं, वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, वो किसकी टेरिटरी के अंदर कर रहे हैं? इंडिया की। किसकी टेरिटरी के अंदर कर रहे हैं? इंडिया की। तो इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। मतलब डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो एक साल में, और ध्यान रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, कोई भी टॉपिक हो जो आप कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर पढ़ाया जाता है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर पढ़ाया जाता है। एक साल के अंदर हमारी टेरिटरी के अंदर कितना पैसा जनरेट हुआ, उसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डजंट मैटर वो बंदा चाइना का था, रशिया का था, कहीं का भी था, उसने हमारी टेरिटरी में वर्क किया, बात खत्म। ओके सर, समझ में आ गया। अब सुनो, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। डोमेस्टिक इनकम इज दी, मार्क माय वर्ड, फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स का मतलब होता है जो पैसा ऐसे कमाया जाता है मेहनत से। सर मेहनत से मतलब जैसे मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यार देखो मेहनत हो रही है। देश की गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं, देश में ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं। आपके फादर साहब सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, तब आपके घर पे पैसा आ रहा है, आपका लाइफ चल रहा है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम्स, जो आपके फादर ला रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत करके ला रहे हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज देश में देकर लेकर आ रहे हैं। तो फैक्टर इनकम का हिंदी मतलब मेहनत से। तो डोमेस्टिक इनकम इज द फैक्टर इनकम्स व्हिच आर generated within the domestic, देखो बेटा, within the domestic territory, within the domestic territory of a country, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा जनरेट हुआ, सर कितने सालों में जनरेट हुआ है? ड्यूरिंग अ
पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर एक साल के अंदर अंदर हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी पैसा जनरेट हुआ है उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर या 1, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक। बंदे से कोई लेना देना नहीं है, बंदा इंडियन है, चाइनीज है, रशियन है, बस मेरी टेरिटरी के अंदर मेरे मुल्क के अंदर काम कर रहा है, उसने पैसा बनाया है, डोमेस्टिक। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेशनल इनकम की तरफ। अब हम मूव करेंगे नेशनल इनकम की तरफ। ठीक है, नेशनल इनकम वो देखो, एन से नेशनल इनकम, एन से ये बंदा ध्यान रखना है तुम्हें। जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम में इस बंदे की इनकम को लिया जाता है जो हमारी कंट्री का ये होता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाट कौन होता है भाई नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? बेटा देखो, नॉर्मल रेजिडेंट देखो याद रखने का तरीका, एन से नेशनल इनकम, एन से नॉर्मल रेजिडेंट्स, एन से नेशनल इनकम, एन से नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो एक साल से ज्यादा किसी दूसरी कंट्री में स्टे नहीं करता। क्या आप और मैं एक साल से ज्यादा विदेश रहकर आए हैं? नहीं सर हम तो आपको 11 से देखते हुए आ रहे हैं, मैं पूरा पीरियड इंडिया में रहता हूं, मैं यही इनकम जनरेट करता हूं, मैं यही पैसा स्पेंड करता हूं, तो आई एम ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मैं एक साल से ज्यादा विदेश नहीं रहकर आया। और एक और पॉइंट ध्यान से रखना है, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि मेरा जो इंटरेस्ट है अपनी कंट्री को बूस्ट करना है, मैं अपनी कंट्री के लिए काम करता हूं, दिस इज द मीनिंग। अब रिलायंस है, रिलायंस की एक इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में लगी है मान लो, तो लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि रिलायंस जो है वो इंडिया का है, रिलायंस का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया को ग्रोथ देना है। ठीक है, तो ये है पॉइंट। अब देखो दोबारा सुन लो, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो एक साल से ज्यादा विदेश नहीं रहकर आता। ठीक है, हम सब नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। अब एक और बात को समझो ध्यान से, सरकार ने ऐसा क्यों रखा हुआ है? आपके घर के सामने एक ब्रिटिशर रह रहा है पिछले 3 महीने से, दोबारा सुनिए, आपके घर के सामने एक ब्रिटिशर रह रहा है पिछले 3 महीने से, क्या वो हमारा देश का नॉर्मल रेजिडेंट बना? नहीं। अभी उसकी देश की जो अभी उसकी इनकम है उस बंदे की, वो उसी के देश में कैलकुलेट हो रही है क्योंकि वो 3 महीने से अभी वो वहीं का रेजिडेंट है। अब एग्जांपल चेंज, आप देख रहे हैं कि वो अंग्रेज जो है आपके घर के सामने पिछले 2 साल से रह रहा है, वो अंग्रेज आपके घर के सामने पिछले 2 साल से रह रहा है, तो अब वो भारत का रेजिडेंट बन गया क्योंकि उसने 1 साल क्रॉस कर लिया। अब उसकी इनकम उस देश ने बंद कर दी है कैलकुलेट करना, अब हम कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की इनकम एक देश में जानी चाहिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक इंसान की इनकम एक नेशन में जानी चाहिए, इसीलिए नेशनल इनकम सही से आएगी। ओके, बुक में एक एग्जांपल है इसका सोनिया गांधी जी का। सोनिया गांधी जी जो है इटालियन है, ठीक है, इटालियन है, इटली से है, पर वो भारत की नॉर्मल रेजिडेंट है क्योंकि वो पूरा पीरियड इंडिया में रहती हैं, पैसा इंडिया में जनरेट करती हैं, यहीं पे स्पेंड कर देती हैं, खत्म, नॉर्मल रेजिडेंट। और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अब इंडिया है कि इंडिया को ग्रो करना, लाइक दिस। तो नॉर्मल रेजिडेंट ये पर्सन होता है। एक और एग्जांपल ले लो ताकि आपके थॉट्स क्लियर हो। 1 ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी का मान लो किसी का भाई है, उसका जन्म हुआ इंडिया में और जन्म होने के 4-5 महीने उसको अच्छे से खिलाया पिलाया, मतलब उसका पालन पोषण करने के बाद उन्होंने उनके पेरेंट्स जो है वो अफ्रीका में शिफ्ट हो गए मान लेते हैं, वो नेशनलिटी उसकी इंडियन रहेगी। नेशनलिटी क्या रहेगी उसकी? इंडियन है वो दिल से, ठीक है, मान लो इंडियन है, लेकिन अब वो अफ्रीका में शिफ्ट हो गए तो वो 1 साल से ज्यादा से वहां पे है, तो उसकी जो इनकम है वो अफ्रीका में कैलकुलेट हो रही है, अफ्रीका की नेशनल इनकम, समझो। तो ये है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा होता है जो 1 साल से ज्यादा दूसरी कंट्री में स्टे नहीं करता। हम सब नॉर्मल रेजिडेंट हैं, हमारी इनकम हमारे देश में कैलकुलेट होती है क्योंकि हमने 1 साल से ज्यादा विदेशों में कभी स्टे नहीं करा है। हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरा भारत है, मेरा देश है, ठीक है। नेशनल इनकम इज दी फैक्टर इनकम्स। सर अब हमें पता है फैक्टर इनकम्स मतलब जो पैसा हमने ऐसे कमाया है, मेहनत से। फैक्टर इनकम्स which are earned by normal resident of a country during a 1 year, 1 साल के अंदर। तो फैक्टर इनकम जो पैसा मेहनत से कमाते हैं, किसके द्वारा कमाया जा रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट। और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है ये सामने आपको समझा है, ठीक है बेटा। देखो मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मतलब तो समझा दिया।
अब ना कुछ मेथड्स होते हैं, हालांकि इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह आगे फ्यूचर में स्टार्ट होते हैं। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, ध्यान से सुनिएगा, मेथड्स ऑफ नेशनल, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। इसके तीन मेथड्स होते हैं। देखिए, तीन मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन के। बेटा देखो, जनवरी में ना आपके स्कूल्स में प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, बाहर से टीचर्स आते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग पूछते हैं, तो वहां पर भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप प्लीज तीन मेथड्स के नाम को ध्यान से याद करेंगे, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल सेक्शंस है, जो मैं कह रहा हूं आज बिल्कुल नहीं आएंगे, 5 से 6 लेक्चर होने के बाद आते हैं, धीरे धीरे चलता है ये चैप्टर। 15-10 लेक्चर से 12 मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तीन मेथड्स होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, देखो धीरे धीरे करके। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, इसको ऑब्लिक करके आउटपुट मेथड भी बोलते हैं कई बार, यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज आल्सो नोन एज। और ओवर करके कई बार इसको ये भी बोलते हैं बेटा वैल्यू, वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा चलो सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत प्यार से सुनो बेटा। हमने ना 10वीं क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ी है। सर हम तो 12वीं के स्टूडेंट हैं। बेटा देखो, कई बार 10वीं के बाद बच्चा 10th के बाद मैथ्स नहीं लेता, तो मैं 10th तक का एग्जांपल लेके चलता हूं। 10th तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है। अब क्या सीन है कि 10th में मान लो, इमेजिन करो एक क्वेश्चन है आपकी क्लास में, मतलब आपके स्कूल में 3 मैथ के टीचर्स थे, तीनों ने अलग अलग मेथड से सॉल्व करा और एक ही क्वेश्चन। अब मुझे बताओ आंसर सेम आएगा या डिफर आएगा? सर आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्वेश्चन एक है तो करो किस भी मेथड से, आंसर क्या आएगा? सेम। वैसे ही नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों से आंसर क्या आएंगे? सेम। अब एग्जामिनर ने ये पूछा, बुक में भी पूछा, मैं भी कर पाऊंगा, एग्जामिनर ने पूछ लिया, जो जनवरी में 20 नंबर का वो फाइल बनती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे, कि बेटा बता तीनों से सेम आने का रीजन बता। 3 ही मेथड होता है, तीनों से सिंपल है। आप मेरी क्लास में आने के लिए, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप मेरी क्लास में आने के लिए आपने एक पेन परचेज करा कि क्लास में सर नोट्स लिखवाएंगे, हम बनाएंगे, जिससे पेन लेके चलते हैं। आपने एक पेन परचेज करा क्लास आने के लिए 20 रुपीज का, तो बेटा आपका खर्चा कितना हो गया? 20, ठीक है। स्टेशनरी वाले ने 20 रुपए लिए और अपनी जेब में डाल लिए, स्टेशनरी वाले ने 20 रुपए लेके अपनी जेब में डाल लिए, स्टेशनरी वाले की इनकम कितने की हो गई? 20। मेरा आपका खर्चा है स्टेशनरी वाले की इनकम 20। अब वो पेन था मान लो सेलो कंपनी का, तो प्रोडक्ट कितने का हुआ? 20। मार्केट में कितने रुपए का प्रोडक्ट था वो सेलो का? 20 रुपीज का। तो 20 का प्रोडक्ट, 20 की इनकम, 20 का एक्सपेंडिचर। एक इकोनॉमी के लिए, एक इकोनॉमी में जितना प्रोडक्ट होता है उतनी इनकम होती है, उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, जितना प्रोडक्ट होता है उतनी इनकम होती है, उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। अब एक और एग्जांपल, भयंकर गर्मियां चल रही हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, भयंकर गर्मियां चल रही हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है। आपने अपने पेरेंट्स को बोला पापा मेरे रूम में प्लीज एक एसी लगवा दीजिए। पापा ने बोला बेटा संडे को चलेंगे एसी लेकर आएंगे। आप गए, आपके फादर साहब ने एक 25,000 का एसी लिया, मान लो 25,000 का एक एसी परचेज करा, तो आपके फादर साहब का खर्चा कितना हो गया? 25,000। इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले की इनकम कितने की हो गई? 25,000 की इनकम हो गई उस भाई की। और मान लो आपने वोल्टास का एसी लगवाया, मान लो आपने वोल्टास का एसी लगवाया, तो वोल्टास का प्रोडक्ट था वो मार्केट में एसी कितने रुपए का? 25,000। तो आपको समझ में आ रहा है, आप जनरल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। यस, एक देश के अंदर जितना प्रोडक्ट होता है उतनी इनकम होती है, उतना एक्सपेंडिचर होता है। ये रहा एग्जांपल उसका, ये एग्जांपल आपको एग्जामिनर को दे देना है, ठीक है। अभी इस फर्स्ट फ्रेम में हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? डोमेस्टिक इनकम जो विद इन द टेरिटरी जनरेट होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर, एंड द विनिंग ऑफ फैक्टर इनकम इस बैलेंस से जनरेट होता है। नेशनल इनकम इज जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, एंड नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो एक साल से ज्यादा किसी दूसरी कंट्री में स्टे नहीं करता। आप और हम नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है, तो हम नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैं बहुत छोटे लेक्चर्स बनाने वाला हूं क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो आप पे प्रेशराइज ना करूं मैं आपको। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट हुआ बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है
डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें डिफरेंस करना है। बहुत आराम से देखिएगा, पहले तो मैं आपको समझाऊं कि व्हाट इज द मीनिंग, क्या होता है। नाम से पकड़ेंगे, काफी अच्छी मेहनत करेंगे इसके ऊपर। फाइनल गुड्स और ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। सर जरा बताइए कैसे करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। नाम से पकड़ो फाइनल गुड्स, नाम से पकड़ो फाइनल गुड्स। ये वो गुड्स है जो फाइनल हो चुके हैं, ये वो गुड्स है जो फाइनल हो चुके हैं, रेडी फॉर द कंजम्पशन। आप लीजिए, यूज कीजिए, रेडी फॉर द कंजम्पशन, यानी कि ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, इसमें कुछ ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है, लीजिए और यूज कीजिए। सर एग्जांपल, आपने मार्केट से एक बढ़िया सी टी शर्ट खरीदी, आपने मार्केट से एक बढ़िया सी टी शर्ट खरीदी, ली और यूज कर रहे हो। यू आर अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो भी चीज खरीदता है वो फाइनल गुड्स है, मार्क माय वर्ड। हाउस होल्ड जो भी चीज खरीदता है वो फाइनल गुड्स होता है, क्योंकि हाउस होल्ड जो खरीदता है वो अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदता है, और हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट लेकर आता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका होता है, वो लाके यूज करता है। आपके घर में आपकी मम्मी सब्जियां ला रही है मार्केट से, सब्जी लाएंगी, यूज करेंगी, बनाएंगी, खाएंगी, सेल्फ कंजम्पशन, इट इज अ फाइनल गुड्स। समझ में आ रही है। आपने एक बढ़िया सी वॉच खरीदी, पहन लिया, कोई तामझाम थोड़ी लिया, यूज इट, इट इज अ फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर चुके हैं वो क्रॉस। और हाउस होल्ड जो भी चीज खरीदता है वो फाइनल गुड्स है। मेरी क्लास के बाद आपको भूख लगी, आप मार्केट गए, आपने मोमोज खरीदे, खा लिए, मोमोज खाया, सेटिस्फैक्शन, लिया, यूज इट, लिया, यूज इट, लिया, यूज इट। आपने मोबाइल फोन खरीदा, लिया, यूज इट। दिस इज द फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। और ट्रिक क्या है, हाउस होल्ड जो भी चीज खरीदेगा वो फाइनल गुड्स, ठीक है। सर देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स? नाम से पकड़ मेरा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो अभी मिड में है, जो अभी मिड में है, जिन पे प्रोसेसिंग चल रहा है, जिन पे अभी काम चल रहा है, इंटरमीडिएट। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को इन्होंने क्रॉस नहीं करा है। एग्जांपल के तौर पर, बहुत ज्यादा एग्जांपल दूंगा ताकि क्लियर हो आपको। एक कारपेंटर ने लकड़ियां खरीदी, अभी उसमें तामझाम करेगा, एक चेयर बना के आगे बेचेगा, तो अभी तामझाम चल रहा है, प्रोडक्शन के अंदर है वो लकड़ी, तो इट इज इंटरमीडिएट गुड्स। मोमोज वाले भैया ने सुबह सुबह मैदा खरीदी, सब्जी खरीदी, क्या वो खुद कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, आगे भी प्रोसेस करेंगे, सर प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। आ रही बात समझ में? इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोसेसिंग पर है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को इन्होंने क्रॉस नहीं करा है, जबकि फाइनल गुड्स रेडी फॉर द कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड। आप लीजिए, यूज कीजिए, क्रॉस हुई लाइन। तो देखो पहला पॉइंट मेरा यही बनेगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनल गुड्स आर those goods which have crossed the boundary line of production. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production. इन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर लिया होता है, क्रॉस। इन्होंने नहीं करा, इस पे भी प्रोसेसिंग चल रहा है, जैसे कारपेंटर का हो गया, मोमोज वाले भैया का हो गया, है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which have not crossed the boundary line of इन्होंने बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस नहीं करा है, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 2, फाइनल गुड्स को कस्टमर ले रहा है, यूज कर रहा है, यानी कि हाउस होल्ड ले रहा है, इंडिविजुअल ले रहा है, यूज कर रहा है। मैं मार्केट गया, मेरे को भूख लगी, मैंने एक गिलास जूस लिया,
लिया, हाउस होल्ड टू सैटिस्फाइंग, फाइनल गुड्स। अब जूस वाले ने सुबह फल खरीदे तो वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो उससे प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बनाएगा भी, समझो वो खुद नहीं कर रहा, फल आगे बेच रहा है, तो उसका प्रोडक्ट है वो, रॉ मटेरियल है काइंड ऑफ, ठीक है, तो ये है इंटरमीडिएट। अब देखो फाइनल गुड्स आर ready for the final consumption by household, आप और मैं household and ये वाला वर्ड मैं आपको समझाऊंगा, and producer। हाउसहोल्ड का तो मैं बड़ी देर से क्लियर कर रहा हूं आपको, हाउस होल्ड का कि आप और मैं तो जो भी खरीदेंगे वो फाइनल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर का, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। इट इज रेडी, अब नीचे यूज कीजिए, सिंपल। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है रेडी नहीं है, अभी उस पर प्रोसेसिंग चल रहा है। और एक चीज और नोटिस करो, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो आगे बेचने के पर्पस से खरीदे जाते हैं। जैसे कि मोमोज वाले भैया जो सब्जी और मैदा खरीद रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बना के आगे बिकेगा, उसका रीसेल होगा। कारपेंटर ने जो लकड़ियां खरीदी वो टेबल की फॉर्म बनाएगा, टेबल बनाएगा और आगे बेचेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट है। आप समझो मेरी बात को। जूस वाला जो फल खरीद रहा है वो इंटरमीडिएट है। एक और एग्जांपल समझिए, मिल्क परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड। सर आपने हाउसहोल्ड वर्ड लगा दिया, हम लोग हैं हाउसहोल्ड, तो हम दूध लाते हैं, घर में कंज्यूम करते हैं, हमारा फाइनल हो गया। अब मिल्क परचेज्ड बाय टी स्टॉल, चाय की दुकान वाला दूध खरीद रहा है, तो वो आगे बेच रहा है दूध को इनडायरेक्ट वे में चाय बनाकर, तो रॉ मटेरियल है उसकी, तो वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। कोई भी चीज जब रीसेल होती है तो वो इंटरमीडिएट फॉर्म में चली जाती है, क्योंकि वो उसके लिए कच्चा माल रहा है, उसने आगे बेचा, ठीक है। एक और एग्जांपल, मोबाइल सेट परचेज्ड बाय इंडिविजुअल। मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय इंडिविजुअल, आपने मोबाइल सेट खरीदा तो ये फाइनल है। मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय डीलर ऑफ मोबाइल, जो डीलर बैठे होते दुकानदार, तो वो तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो आगे क्या कर रहा है, उसको रीसेल, और रीसेल इंटरमीडिएट है, उसके लिए कच्चा माल बेच देगा, आगे पैसा रिकवर कर लेगा, तो वो इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया, ठीक। तो अब देखिए एक बार, intermediate goods are not ready for the final consumption. Intermediate goods are not ready for the final consumption. It is used as raw material, और कच्चा माल है वो एक पर्पस फॉर रीसेल, आगे बेचेगा, रीसेल। जब भी रीसेल का पर्पस लग जाए, दुकानदार आगे बेच रहा है, रॉ मटेरियल है उसके लिए, तो वो इंटरमीडिएट की फॉर्म में जाता है, ध्यान दीजिएगा। और एग्जांपल टेकल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक परचेज्ड बाय स्कूल कैंटीन। आपके स्कूल कैंटीन वाले ने कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी हैं, तो वो फाइनल हुआ इंटरमीडिएट। सर इंटरमीडिएट, क्योंकि स्कूल कैंटीन वाला उसको आगे रीसेल करेगा बच्चों को, और जो फिर वो होगा इंटरमीडिएट, क्योंकि वो रीसेल कर रहा है। मेडिसिन्स परचेज्ड बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ने मेडिसिन्स खरीदी है, इंटरमीडिएट है, वो आगे बेचेगा। अच्छा, मेडिसिन्स परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, आप घर पे मेडिसिन लाते खरीद के, आप खाते हैं, उससे कंज्यूम करते हैं, इट इज अ फाइनल गुड्स। आ रही बात समझ में? अभी इसमें जो मैंने प्रोड्यूसर यहाँ पर डार्क करा है, ये कॉन्सेप्ट मुझे अभी समझाना है, मैं समझाऊंगा इसको, ध्यान से देखते जाइएगा कि मैं कैसे इसको फ्रेम कर रहा हूं, ताकि आपको बेटरली समझ में आए। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? सर नेशनल इनकम 12 मार्क्स का चैप्टर है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्लियर कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हम कौन सी गुड्स की वैल्यू को उसमें इंक्लूड करते हैं? जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम कौन से गुड्स को उसमें इंक्लूड करते हैं? फाइनल गुड्स को। सर कैसे, जरा समझाइए। देखो, इंटरमीडिएट को हम नहीं लेते नेशनल इनकम में, हम फाइनल को लेते हैं। इंटरमीडिएट को हम नहीं लेते, हम फाइनल को लेते हैं। इसका लॉजिक समझो। मान लो कि आज आपका हैप्पी बर्थडे है आपका। आप सुबह किसी दुकान पे गए, बेकरी वाले पे, और उसको आपने बोला कि भैया मेरे को शाम को फैमिली केक कट होगा, 5 किलो का केक बना दीजिएगा। आपने ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है जी। अब बेकरी वाला शाम को केक बनाने के लिए जो है ब्रेड खरीद रहा है, क्रीम खरीद रहा है, चेरी खरीद रहा है, जो भी चीजें उसमें लगती है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो बेकरी वाला खरीद रहा है, ये अपनी कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है या आगे बेचने के इरादे से खरीद रहा है ब्रेड चेरी? सर आगे बेचने के, तो कौन सा होगा? इंटरमीडिएट। अब अगर हमने ये ब्रेड चेरी क्रीम इसको इंक्लूड कर दिया नेशनल इनकम में, अब शाम को यही ब्रेड चेरी क्रीम किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी?
सर केक में तो एक ही ब्रेड चेरी क्रीम कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार। इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो ये तो बात गलत हो जाएगी सर, एक ही ब्रेड को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार सुबह ब्रेड, वही ब्रेड शाम को केक बन गया, वो भी ले लिया। इसीलिए हम कौन से गुड्स को लेते हैं बेटा? फाइनल को, ताकि डबल काउंटिंग ना हो, एक चीज 2 बार काउंट ना हो, एक चीज 2 बार काउंट ना हो, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व रहे, फाइनल गुड्स को लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। कारपेंटर लकड़ियां लेकर आया टेबल बनाने के लिए, हमने लकड़ियों को नेशनल इनकम में डाल दिया, मान लो नेशनल इनकम में डाल दिया, वही लकड़ी शाम तक टेबल में कन्वर्ट हो गई। अब हमने टेबल बना दिया, टेबल में डाल दी, तो एक ही लकड़ी कितनी बार काउंट हो जाएगी? 2 बार। तो हमें कौन से गुड्स को लेना चाहिए हमेशा? जो शाम को टेबल बने, तो एक ही वो लकड़ी टेबल आई, तो एक ही बार काउंट होगा लकड़ी टेबल की फॉर्म में। तो हमेशा फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट को काउंट करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट सुबह भी होगा शाम को भी होगा, तो कितनी बार काउंट हो जाएगा? 2 बार काउंट हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट बनेगा द वैल्यू ऑफ final goods are included in national income, included in national income। ठीक है, ये वाली नहीं होती, मैंने आपको बहुत ज्यादा समझाया है इसके बारे में। The value of intermediate goods are not included national income, not included in national income। आगे बढ़ सकते, चलिए देखिए अब आते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट, फिर मुझे ये प्रोड्यूसर वाला पॉइंट समझाना है आपको। एग्जाम्पल क्या दे रहा है? एग्जाम्पल, मिल्क परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, मिल्क परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, दूध परचेज करा है हाउसहोल्ड ने, दूध तो हाउसहोल्ड आ गया, हाउसहोल्ड आ गया, फाइनल है, क्लियर है, हम अपनी कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं भाई। 4th एग्जांपल, मिल्क परचेज्ड बाय टी स्टॉल ऑब्लिक स्वीट शॉप, दुकानदार ने खरीदा, या ईटीसी नहीं लगाते हम, दुकानदार ने खरीदा तो हम उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? सर बड़े आराम से हमें फाइनल गुड्स का इंटरमीडिएट समझ में आ रहा है, लेकिन 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 ये प्रोड्यूसर वाले वर्ड को हमें समझना पड़ेगा, इससे डीप क्वेश्चंस बनेंगे। देखो किसी बच्चे के सेट में ये सीधा क्वेश्चन है, बता बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस बता दे, सीधा लिख दो जो लिखा बोर्ड में, जो नोट्स में मिलेगा, ये जो लिखा बोर्ड में सीधा लगाओ, खत्म, मार्क्स मिल गए। किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन होता है कि वो 3-4 आइटम खुद लिख देगा पेपर में एबीसी करके 3 सेट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको 3 वो लिख देगा, स्टेटमेंट लिख देगा, पहचान बेटा ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है। तो इसके लिए आपके पास अच्छी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद वो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे कि आपको पहचानना होगा, इसलिए मैंने इतना सुनाया। अब देखो यहां पर जो प्रोड्यूसर लिखा है इसको समझो बेटा। देखो जो बच्चा यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम देखो सारे नहीं, मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं, कुछ आर्ट्स के भी होते हैं। ठीक है, तो उनके पास होती है अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो एसेट्स होती है जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ट्रैक्टर, एसी घर में है आपके, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, देखो दोबारा समझो, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म तक यूज होती है, ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग टर्म तक यूज होती है, जैसे कि कार, फर्नीचर, ट्रैक्टर, एसी, लैपटॉप, ये हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। अब ये फ्रिज, ये जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, इसको अगर प्रोड्यूसर भी खरीदता है तो भी वो फाइनल होता है, क्योंकि वो उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखो एक रेस्टोरेंट वाले ने फ्रिज लगाया, फ्रिज रेफ्रिजरेटर लगाया रेस्टोरेंट वाले ने, तो फ्रिज जो है वो लॉन्ग टर्म गुड्स है,
ड्यूरेबल है और किसने खरीदा है? प्रोड्यूसर ने, रेस्टोरेंट वाले ने। तो कौन सी कैटेगरी की साइड पे दिखाई दे रहा है? ये फाइनल की साइड है। सर फ्रिज कैसे? फिर अरे यार देखो दिमाग का यूज करो ना यार, रेस्टोरेंट वाला फ्रिज थोड़ी बेचेगा, रीसेल थोड़ी कर रहा है। ये देखो ये वाला पॉइंट थोड़ी लग रहा है रीसेल कर रहा है, वो तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसने लगा रखा है, उसकी प्रॉपर्टी है। आप मेरी कोचिंग में आते हो, कोचिंग में हमने एसी लगा रखा है, क्या हम आपको एसी बेच देते हैं? नहीं। कोचिंग क्या है? प्रोड्यूसर है, एसी लगवा रखा है। एसी क्या है? लॉन्ग टर्म गुड्स है। लॉन्ग टर्म गुड्स क्या हो गया? हमारा फाइनल हो गया। अच्छा, एसी परचेज बाय हाउस होल्ड, अरे सर ये तो क्लियर हो गया, हाउस होल्ड है, हम लोग अपनी कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, फाइनल। एसी परचेज बाय कोचिंग या स्कूल, फाइनल, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स है, रीसेल नहीं हो रहा भाई, ठीक है। और ये एसी वैसी है, लॉन्ग टर्म गुड्स है, कोई कच्चा माल थोड़ी है, कोई सामान थोड़ी बना रहे हैं उससे, हमारी इन्वेस्टमेंट है यार, ये थोड़ा समझो। दोबारा सुनो, बस परचेज्ड बाय स्कूल, स्कूल ने बस खरीदी, स्कूल की बसेस होती है, समझ गए सर? ड्यूरेबल गुड्स है, बस एक एसेट्स है और स्कूल प्रोड्यूसर है, सर इधर वाली साइड में फाइनल गुड्स, ठीक है। बस परचेज्ड बाय, आपने खरीदा हाउस होल्ड ने, तो भी फाइनल है। ट्रैक्टर परचेज्ड बाय फार्मर, ट्रैक्टर परचेज्ड बाय फार्मर, सर ट्रैक्टर इज अ ड्यूरेबल गुड्स और फार्मर इज अ प्रोड्यूसर, सर फाइनल गुड्स, ठीक है। कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, सर फाइनल गुड्स। कार परचेज्ड बाय ऑफिस, ऑफिस वाले ने कार खरीदी, तो कार जो है ड्यूरेबल है, ऑफिस एक प्रोड्यूसर है, तो भी फाइनल रहे। कार परचेज्ड बाय ओला ड्राइवर, फाइनल। क्या ओला वाला कार बेच रहा होता है? नहीं, उसकी एसेट है वो, ठीक है। फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, सर फर्नीचर इज अ ड्यूरेबल गुड्स एंड प्रोड्यूसर खरीद रहा है स्कूल, तो फाइनल है। इस टाइप में आपको समझना है ये प्रोड्यूसर वाला पॉइंट जो ड्यूरेबल का है, ठीक है। एक आइसक्रीम कंपनी ने फ्रिज खरीदा, फाइनल, प्रोड्यूसर है, ड्यूरेबल है, फाइनल, बात खत्म, ठीक है। तो ध्यान देना। अच्छा, अगर सेंटेंस ऐसे हो, कंप्यूटर परचेज्ड बाय ऑफिस, सर फाइनल है, ऑफिस इज अ प्रोड्यूसर एंड लॉन्ग टर्म गुड्स, वाले थोड़ी बेच रहा है। कंप्यूटर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, सर फाइनल है। अच्छा, अगर सेंटेंस ऐसे आ गया, कंप्यूटर परचेज्ड बाय डीलर ऑफ कंप्यूटर, आई अगेन रिपीट, कंप्यूटर परचेज्ड बाय डीलर ऑफ कंप्यूटर, तो डीलर वर्ड आया है, डीलर क्या करता है? आगे बेचता है। आगे बेचना मतलब क्या करता है? ये देखो रीसेल, रीसेल मतलब इंटरमीडिएट, देखो रीसेल कौन सी साइड पे लिखा है? इंटरमीडिएट। इस टाइप में क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशंस होती है, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो प्रोड्यूसर वर्ड लिख रखा है मैंने सेकंड पॉइंट पे, प्रोड्यूसर वर्ड मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म गुड्स खरीदा जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, फर्म है कुछ भी है, तो वो फाइनल होता है, क्योंकि वो आगे बेचते नहीं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती है। हमारे कोचिंग में इतनी सारी फाइनल गुड्स लगी, हमारा एलसीडी लगा हुआ है, हमारा स्मार्ट बोर्ड लगा है, हम आपको थोड़ी बेच देते हैं स्मार्ट बोर्ड, वो हमारे एसेट्स हैं, तो फाइनल गुड्स। बस अगर रीसेल नहीं हो रहा तो वो फाइनल है। रीसेल के लिए डीलर वर्ड यूज होगा, है ना, तो डीलर जैसे कंप्यूटर परचेज्ड बाय डीलर ऑफ कंप्यूटर, कार परचेज्ड बाय डीलर ऑफ कार, तो कार के डीलर तो आगे बेचते हैं गाड़ियों को, तो फाइनल नहीं होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, ठीक। अब इसी टाइप के क्वेश्चन का मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। क्लास पे ऐसे आइटम लिखूंगा, 10 आइटम करवाऊंगा, तो उसके बाद हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, अगर किसी बच्चे के सेट में ये क्वेश्चन होता है, किसी बच्चे के सेट में वो होता है, जो अभी क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए वो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि हमें क्लासिफिकेशन करना है। मैंने कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तकरीबन 13-12 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं किसी बच्चे के सेट में इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आपको क्लासिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, एक पब्लिशर ने पेपर खरीदे, तो बेटा वो बुक बनाएगा, पेपर से आगे बेच देगा, पेपर का पैसा रिकवर हो गया, शॉर्ट पेपर रीसेल हो गया, पेपर रीसेल हो गया। पेपर जो पब्लिशर यूज कर रहा है वो एक कच्चे माल के रूप में यूज कर रहा है, रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो सर ये तो फिर इंटरमीडिएट हुआ, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स एज पेपर इज यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। जैसे कि एक कारपेंटर लकड़ी का यूज कर रहा था फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही वो पेपर यूज कर रहा है आगे बुक बनाने के लिए। फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, सर ये मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया है, फर्नीचर इज अ ड्यूरेबल गुड्स एंड स्कूल इज अ प्रोड्यूसर, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया, तो ये तो सर फाइनल कैटेगरी है, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट है स्कूल वालों की, फर्नीचर एक स्कूल वालों की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट या गुड्स बिकॉज़ इट इज परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ड्यूरेबल गुड्स, रीसेल नहीं है कोई भी। क्लियर करवा के लाया हूं मैं यहां तक, बहुत इजी है, हार्डली 7-8 मिनट लगा रहे हैं हम इस पे, आराम से निकाल दोगे आप, 1-2 पॉइंट मेरे को समझा रहे हैं बस। देखो नेक्स्ट, कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है कोयला यूज कर रही है, तो बेटा जब मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोई गैस सिलेंडर भी यूज कर रही है या कोई पेट्रोल यूज कर रही है या कोई भी कच्चा माल ही तो है, ये सामान बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे, फर्दर प्रोडक्शन, और ये पैसा रिकवर हो जाएगा कोयल का। अच्छा अब बेटा एक चीज बताओ, अगर ये कोल हाउस होल्ड यूज करे, तो सर हाउस होल्ड तो जैसे सर्दियों में हम हाथ सेकने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो फाइनल हो गया क्योंकि हमने अपनी कंजम्पशन करी है ना, हमारा पैसा वो कहीं से रिकवर होने वाला नहीं है।
जब कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है कोयला प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वो उसमें कॉस्ट जोड़ेगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा कस्टमर से, तो कोयले का पैसा उसको वापस आ गया, इंस्टेड वो कोयला किसी और को बेच कर आ गया प्रोडक्ट के साथ जोड़कर। ठीक है, कोल यूज्ड बाय, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाले ने जो सब्जियां खरीदी हैं पैसे लगा के वो पैसा उसने रिकवर कर लिया, वैसे ही रेस्टोरेंट वाले ने जो कोयला खरीदा पैसा लगा के वो पैसा उसने रिकवर कर लिया आप लोगों से। तो इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन आगे प्रोडक्ट कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर, तो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, सर कंप्यूटर, सर ये बात आप हमें क्लियर करवा चुके हैं हम कॉमर्स के स्टूडेंट से, एसेट्स से। कंप्यूटर इज अ ड्यूरेबल गुड्स एंड ऑफिस एक प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर ने एक ड्यूरेबल गुड्स खरीदा है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, कंप्यूटर वो आगे थोड़ी बेच रहा है ऑफिस वाला, खत्म। तो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। डिफरेंस जो पढ़ाया है उसको चाहे दोबारा देखिए आप बैकअप पे जाके, बिकॉज इट इज परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। इट इज, हाँ अगर बेटा सेंटेंस ऐसे होता कि कंप्यूटर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड तो भी फाइनल होता, आप यूज करते। अगर सेंटेंस ऐसे होता कि कंप्यूटर परचेज्ड बाय डीलर ऑफ कंप्यूटर तो फिर इंटरमीडिएट होता, क्योंकि डीलर वर्ड क्या है, रीसेल, तो रीसेल कर रहा है तो इंटरमीडिएट वाली साइड पे लिखा था रीसेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए 4 मैंने आपको समझाए, बहुत ही प्यारे से हैं, बच्चे से हैं ये। ओ सॉरी, 5वें पे चलते हैं, ये हमारा 5वां पॉइंट है। देखो, मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ मोबाइल, तो मोबाइल का डीलर है तो वो आगे मोबाइल को बेचेगा यानी कि रीसेल करेगा। These are intermediate goods, the product, because these are purchased for resale purpose। ठीक है, और रीसेल इंटरमीडिएट में आता है। ठीक है, 6th पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। Chalks, dusters, etc. purchased by a school. Chalks, dusters, etc. purchased by a school. स्कूल चॉक डस्टर etc. परचेज कर रहा है, तो बेटा देखो दिमाग लगाओ, हम लोग भी मार्कर वगैरह यूज करते हैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में, तो हम ये एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। हम ये चॉक डस्टर का पैसा बच्चे से रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चा बोलता है हाँ सर हमारी फीस से तो निकालोगे, आप कौन सा घर से दोगे? बिल्कुल भाई, मैं आपकी फीस से निकालूंगा चॉक डस्टर का पैसा। तो ये तो हर महीने की कि भैया इतना खर्चा हुआ है चॉक डस्टर पे, निकाल लो, है ना। लाइट का बिल गया है, लाइट का बिल भी इंटरमीडिएट होता है, जो कोचिंग का लाइट का बिल होता है या स्कूल का लाइट का बिल होता है वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो पैसा हम बिजली का रिकवर कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। हम जो चॉक एंड डस्टर स्कूल में यूज कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए कि आपका रिजल्ट्स बने, आपसे पैसे लिए जाएंगे। अब यहाँ पर कई बार बच्चा बोलता है तो सर ऐसे तो फिर आप हमारा फर्नीचर का पैसा भी ले लोगे। अरे यार फर्नीचर लॉन्ग टर्म एसेट्स है मेरे भाई, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, कच्चा माल थोड़ी है, वो इन्वेस्टमेंट है हमारी। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो चॉक एंड डस्टर का पैसा हम बच्चों की फीस से रिकवर करते हैं, तो इंटरमीडिएट है, मैं अपनी कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहा, मैं अपनी कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहा। These are intermediate product because it is used for further production by the schools। ट्रैक्टर, सर ट्रैक्टर इज अ ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय द फार्मर, तो उसका ड्यूरेबल गुड्स है, उसका एसेट्स है फार्मर का, आगे बेच थोड़ी रहा ट्रैक्टर, इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख का ट्रैक्टर खरीदा है, इन्वेस्टमेंट है। इट इज अ फाइनल गुड्स बिकॉज परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। 7 पॉइंट हमें आराम से समझ में आ गए हैं इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं 8वां, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स भी हो सकता है यहाँ पर, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर, फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। तो सर मुझे समझ में आ रहा है, रुको सर, प्रोडक्ट बनाएगा उसी केमिकल से और वो फिर पैसा रिकवर कर लेगा अपना अनाज बेच के। यस, ये एक रॉ मटेरियल है, ये कोई लॉन्ग टर्म गुड्स नहीं है, ये एक रॉ मटेरियल है। फर्टिलाइजर केमिकल यूज्ड हो रहा है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन मतलब इंटरमीडिएट हो गया। दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। ठीक है, रिकवर हो रहा है पैसा, बीच का पैसा जो भी लगाएगा वो केमिकल्स वगैरह। नेक्स्ट इज 9th इज जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, वो थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, ध्यान देना। अनसोल्ड कोयला पड़ा हुआ है एक ट्रेडर के पास एट द ईयर एंड। अब जैसे मान लो मेरी कोयले का बिजनेस चलता है तो मेरे पास कुछ कोयला साल के अंत में बच गया, स्टॉक बच गया, अनसोल्ड स्टॉक समझ लो आप, अनसोल्ड है, तो वो मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। जैसे कई लोग दुकान लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा होली दिवाली पे कई लोग बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगाते हैं और सामान जो बच जाता है उसको आराम से पैकिंग करके संभाल के रखते हैं। तो बेटा दिमाग लगा, वो संभाल के क्यों रख रहा है, साल के अंत में कि अगले साल बेचूंगा, वो अभी जो है उसका इन्वेस्टमेंट है। यार 20 लाख का माल उठाया था मैंने, 20 लाख का कोयला उठाया था, 10 लाख का बचा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट है उसकी, वो एसेट है, संभाल के रखो, कोई रॉ मटेरियल नहीं है। जो ट्रेडर है वो उसका इन्वेस्टमेंट है भाई मेरा। अब जैसे मैं आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ये तो मेरे इक्विपमेंट्स हैं, ये मेरी एसेट्स है, ठीक है, तो वैसे वो भी उसका एसेट्स है। 10 लाख का कोयला बचा है, उस पे 5 लाख का अनसोल्ड है जो बिका नहीं है भाई, ठीक है,
तो संभाल के रखेगा। कोई भी दुकानदार का माल बच जाता है तो वो उसका फाइनल गुड्स होता है, दुकानदार के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट तो फाइनल में ही आता है यार, इन्वेस्टमेंट तो फाइनल में आता है। इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज अनसोल्ड कोयल इज एन, ये देखो आ रखा है, इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रेडर। ठीक, फाइनल गुड्स जो है वो एक प्रोडक्टिव प्रोसेस पे रहता है, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। चलिए जी, 9 तक मैं आपको समझा चुका था, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ 9 तक मैं आपको समझा चुका था 10th से। ये थोड़े से अच्छे पॉइंट से, ये तीनों, ये बुक में नहीं है, ये सीबीएसई ने पूछे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन 3 पॉइंटों के बाद आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, लेक्चर में। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ अ मशीन इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में एक छोटी मशीन हटाकर बड़ी मशीन लगाई गई है, छोटी मशीन हटाकर बड़ी मशीन लगाई गई है, दिस इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट। या फिर इसको ऑब्लिक करके लिखा है मैंने, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉल इन अ फैक्ट्री। यार इक्विपमेंट, मशीन्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, ड्यूरेबल गुड्स, फैक्ट्री प्रोड्यूसर, ड्यूरेबल गुड्स, फैक्ट्री प्रोड्यूसर, फाइनल, दोनों आ गया उसी कैटेगरी में। फाइनल है, लॉन्ग टर्म गुड्स है उनका, और प्रोड्यूसर का है। तो इन्वेस्टमेंट है, इट इज अ फाइनल गुड्स बिकॉज इट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बाय अ फर्म। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं, ठीक है, मैंने इस साल नया सेशन शुरू होने से पहले थोड़ा सा पेंट करा दिया, थोड़ा सा दीवारों को सजा दिया, लाइक दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखो मेंटेनेंस से इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती। मेरी बिल्डिंग 1 करोड़ की है तो बिल्डिंग तो 1 ही करोड़ की रहेगी, मैंने खाली पेंट ही तो कराया, उससे ये थोड़ी बिल्डिंग 2 करोड़ की हो जाएगी। अब खुद दिमाग लगाओ ना, मेंटेनेंस क्या आया, पेंट वेंट कराया, नया सेशन आने वाला था, ठीक है, नया बच्चा आने वाला था तो हमने पेंट वेंट कराया, क्लासरूम को अच्छा करा दिया, हर साल अच्छा नया स्टार्ट होगा तो फ्रेश होना चाहिए क्लास। तो अब इसमें जो मेंटेनेंस में मैंने जो खर्चा किया, इससे एसेट्स नहीं बढ़ा। और दूसरा, ये जो खर्चा है ये मैं अपने प्रोडक्ट के साथ रिकवर करूंगा। जब भी कोई फर्म या कोई इंस्टीट्यूट कोई मेंटेनेंस करता है तो वो पैसा वो रिकवर करता है यार, अपनी जेब से थोड़ी लगाता है, बच्चों से रिकवर करता है, फीस से रिकवर करता है, अपने बिजनेस से रिकवर करता है। तो रिकवर हो रहा है, रीसेल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। तो ये सारा फीचर किसको डिनोट कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स को। तो इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बिकॉज इट हैज नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एक फोन है, मैंने उसके पीछे स्टिकर लगा दिए तो फोन तो उतने का ही रहेगा यार, मेंटेनेंस है ना। नेक्स्ट इज फीस पेड बाय द लॉयर, पेड टू द लॉयर, सॉरी, फीस पेड टू द लॉयर। लॉयर की जगह यहाँ पे कई बार ना एक वर्ड आ जाता है सीए, चार्ट अकाउंटेंट। ध्यान देना, लॉयर की जगह कई बार एक वर्ड आ जाता है सीए, चार्ट अकाउंटेंट, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। फीस पेड टू द लॉयर बाय अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर ने लॉयर को फीस दी है या एक चार्ट अकाउंटेंट को फीस दी है, लॉयर को, ठीक है, ये चार्ट अकाउंटेंट को एक प्रोड्यूसर ने, एक बिजनेसमैन ने, एक बिजनेस चलाने वाले बंदे ने दी। इट इज एन इंटरमीडिएट, क्योंकि वो जो फीस दे रहा है अपने बिजनेस से निकाल के वो पैसा वो रिकवर करता है। हम लोग कोचिंग में रिसेप्शन पे जो लोग रखते हैं, स्टाफ रखते हैं, वो इंटरमीडिएट होता है क्योंकि वो पैसा हम रिकवर करते हैं, हमारे बिजनेस से तो निकाल के देते हैं और फिर बिजनेस से वापस ले लेते हैं, तो रीसेल है। इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि वो पैसा हम रिकवर कर रहे हैं। हम कोचिंग में जो भी स्टाफ रखा हुआ है हमने, वो स्टाफ को जो पैसा दे रहे हैं वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि हम वो पैसा बच्चों से ही तो कमा के दे रहे हैं, वापस जो उसको सैलरी दी वो सैलरी पे वापस आ जाती है, बच्चों की फीस से हम निकाल लेते हैं उस पैसे को, हम अपनी कंजम्पशन के लिए थोड़ी यूज कर रहे हैं, तो पैसा रिकवर हो रहा है। प्रोड्यूसर का खर्चा है, उसने प्रोडक्ट के साथ वो लॉयर की फीस को क्या कर लेना है, रिकवर कर लेना है, तो इसमें इंटरमीडिएट। चलिए, आज के लेक्चर में मेरे भाई इतना ही रहेगा। आप इसको बहुत अच्छे से करें, बड़ा चैप्टर है, 15+ लेक्चर होने वाले हैं। नेक्स्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, अच्छे से करिएगा इसको।